हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियसली हमने RR-VUNL के कोर्स पर जितने भी टॉपिक्स थे जो जो सिलेबस में पूछा जाता है उन सारी की अप्रॉक्सीमेटली वीडियोस कवर कर लिए। आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं जेटको का कोर्स। जेटको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए उसके फुल जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स, फुल्ली सॉल्व पेपर्स आपको इस वीडियो में आपको फुल्ली सॉल्व करके हम बताएंगे। ठीक है, तो जेटको का ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है। ठीक है, देखिए इसमें ये गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो को क्लोज कर दें क्योंकि ये अपने कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर है, इसका मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, कोई भी एग्जाम दे लें, वो चाहे सेंट्रल लेवल की है, चाहे स्टेट लेवल की है, चाहे कोई भी लेवल की एग्जाम है, अगर उसमें टेक्निकल कहीं पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, तो ये पेपर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो कोर्स है वो नेशनल वाइड सेम रहता है। आपका कोर्स सेम से मेरा मतलब है कि टॉपिक सेम रहते हैं, चाहे ट्रांसफॉर्मर ले लो आप, या फिर नेटवर्क्स ले लो, या फिर मशीन्स ले लो, डिजिटल ले लो, एनालॉग ले लो, माइक्रो प्रोसेसर ले लो, कुछ भी ले लो, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको मैं बताने जाऊँगा वो आपको सिर्फ जेटको में नहीं, वो किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेक्निकल पेपर में, चाहे जूनियर का है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का है, हेल्प करेगा। तो ये वीडियो इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने पूरे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसे ज़्यादा लंबा ना खींचे, कम से कम समय में इसे पूरा कर पाएँ जिससे आपका भी समय बचे, ज़्यादा तैयारी हो सके। और अगर इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चंस अगर करवा रहे हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, आपको लगता है कि इसको थोड़ा और डिटेल में आप जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हम इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, टेलीग्राम पर हैं, वहाँ भी आप हमें अप्रोच कीजिए, वहाँ भी आप हमसे कॉन्टैक्ट बनाइए और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं, हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपकी पूरी तरह से वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो ये वाला क्वेश्चन है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। 2 हीटर्स रेटेड एट 500 वाट 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन सप्लाई, द टोटल पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। तो देखिए 2 हीटर का क्वेश्चन है। अब मैं यहीं पर आपको थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। देखिए 2 हीटर मतलब कि रजिस्टिव हीटर हमेशा क्या प्योरली रजिस्टर को इंडिकेट करता है। जब भी कोई भी हीटर का सवाल आए और आपसे ये पूछ ले कि पावर फैक्टर क्या होगा हीटर का, तो पावर फैक्टर वहाँ मान के चलिएगा आप यूनिटी होगा, क्योंकि कोई भी रजिस्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। लेकिन यहाँ जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इसका पावर कितना ड्रॉ करेगा। एक हीटर जो बता दिया हमको 500 वाट, दूसरा बता दिया हमको 200 एक मिनट सीरीज अक्रॉस दी 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन सप्लाई, तो मतलब कि दोनों हीटर 500 ही वाट के हैं और ये 250 वोल्ट के अक्रॉस। तो अब 250 वोल्ट के अक्रॉस इसे कनेक्ट किया गया है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पावर का क्या इक्वेशन होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब वी स्क्वायर अपॉन आर 250 होल स्क्वायर अपॉन आर, पावर दे दिया है आपको 500। इसको आप सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करना, इसके बाद आर की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो होगी 125। क्या होगी? 125। अब 2 हीटर दोनों सीरीज में 125, उनका जो रेजिस्टेंस है सीरीज में, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हमें इक्विवेलेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है? दोनों का एडिशन होता है। क्या होता है? दोनों का एडिशन होता है। सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए फॉर्मूला अलग होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 250 वाट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें यहाँ से निकालनी है इसकी क्या? पावर। अगर हमें इसकी पावर निकालनी है तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या लगा देंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू 250 ऑलरेडी दी हुई है और 250
आपका इक्विवेलेंट R हो गया। तो 250 से 250 कैंसिल, आपका जो P रहेगा फाइनल P क्या रहेगा 250 वॉट, क्या रहेगा 250 वॉट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 250। देखिए उत्तर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए मेंशन है और ये जो है ये सही उत्तर है। हमने आपको बताया कैसे इसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ut इज इक्वल टू 3 प्लस 4 cos 3t। तो इसकी वैल्यू क्या पूछिए आरएमएस पूछिए। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आप याद रखिए कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बताती है, ये v 3 प्लस 4 cos 3t। अब ये 4 क्या है, 4 ये क्या है vm है, ये क्या है vm है। vrms क्या होगा इसका 4/√2, ये क्या हो गया vrms। अब आप देखिए अब आपको इस पूरी इक्वेशन के लिए जब आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो इसको आप कैसे निकालेंगे, √3 होल स्क्वायर प्लस 4/√2 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा √17 और जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4.12। तो इसका सही उत्तर क्या है 4.12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो कोई भी अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव है तो उसका एवरेज पावर अगर पूछा जाए तो क्या होता है 0 होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपसे कभी पूछ लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा चेंजिंग होती है। वो कैसे होती है, थोड़ा सा वेवफॉर्म बता रहे कि मैं आपको ट्राई करूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा इससे कनेक्ट होने की, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहकर भी वो जो कहते हैं ना एक प्रॉपर वे में वेवफॉर्म को शायद ड्रॉ ना कर पाऊँ, लेकिन देखिए आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ मैं। अब ये कुछ इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। तो मान लिया ये आपका वोल्टेज है, मान लिया ये आपका करंट है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का हमने जो है वेवफॉर्म बनाया। अब इसकी पावर क्या होगी, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। पावर क्या होगी इसकी, देखिए कुछ इस तरह से पावर होगी आपकी, इसकी इस तरह से पावर आएगी कुछ इस तरह से, देखिए। तो अब ये पावर देखिए, जो पावर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये पावर क्या है, ये पावर चेंजिंग है। ये किसी एक पॉइंट पर अब अप जा रही है, फिर ये डाउन जा रही है, फिर ये अप जा रही है, फिर ये डाउन जा रही है। तो इस तरह की वैल्यू क्या है, इसे हम कहते हैं चेंजिंग। ये पावर क्या होगी, चेंजिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इन स्टैंडर्ड BH कर्व, x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट्स रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट्स यहाँ पर कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है आपको BH कर्व में ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो ये वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द 2 watt meter मेथड फॉर 3 फेज करंट इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेथड्स बिकॉज। अब देखिए 2 watt meter मेथड हमने काफ़ी बार पढ़ी हुई है, काफ़ी फेमस मेथड है। आप एक बार इसे थियोरेटिकली रीड करना तो आपको पता लगेगा कि पावर फैक्टर ऑफ द लोड कैन बी एस्टिमेटेड, इससे पावर फैक्टर मिल सकता है। इट कैन बी यूज फॉर स्टार और डेल्टा कनेक्टेड लोड, स्टार और डेल्टा दोनों के लिए यूज की जा सकती है। इट कैन बी यूज फॉर बैलेंस और अनबैलेंस। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वाले वो सही है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 ऑल आर करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज फॉर। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज किया जाता है, अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थोड़ा सा डिटेल में देखना। इसका सही उत्तर ये होगा कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू अलजेब्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओवरशूट इन टाइम रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज इंडिकेशन ऑफ। अब ओवरशूट ये किस चीज का इंडिकेशन है, मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट लोकस इज लोकस ऑफ द क्लोज लूप पोल्स, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द लार्ज ओवरशूट इन अ कंट्रोल सिस्टम। सो हाई पॉजिटिव करेक्टिंग टॉर्क, ये इसका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर लार्ज ओवरशूट, जो ओवरशूट होता है कंट्रोल सिस्टम में उसके लार्ज होने का, ठीक है, वो क्या वजह होती है, हाई पॉजिटिव करेक्टिंग टॉर्क।
when the load is suddenly increased in the relative end of the system, the phase shift will increase. phase shift क्या होगी? increase हो जाएगी. आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. In GS method of power flow problem, the number of iterations depends on tolerance. ठीक है. GS मेथड में, गॉस सीडल मेथड में जो इटरेशंस के नंबर हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? आपके टॉलरेंस पर. किस पर? टॉलरेंस. इन लोड फ्लो एनालिसिस द लोड एट द बस इज represented एज. तो देखिए, अब लोड फ्लो एनालिसिस में इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं लोड फ्लो एनालिसिस में जो पूछा है इसमें क्वेश्चन में, द लोड एट द बस इज represented एज. ठीक है. तो इसमें क्या पहला ऑप्शन क्या है? अब वोल्टेज डिपेंडेंट इंपीडेंस ऑफ द बस, तो ये सही उत्तर नहीं है. अ कांस्टेंट इंपीडेंस कनेक्टेड टू एट द बस, ये भी सही नहीं है. अ कांस्टेंट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बस, ये भी सही नहीं है. तो बस पर जो लोड हम कनेक्ट करते हैं लोड फ्लो एनालिसिस में, वो किस पर डिपेंड करता है? वो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द बस इज रिप्रेजेंटेड किस तरह से? तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस. इसका सही उत्तर होना चाहिए था कांस्टेंट रियल एंड रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द बस, जो कि इन ऑप्शंस पे नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ दिस. नेक्स्ट, द कंस्ट्रेंट दैट आर टू बी मेट विथ while solving UC problem are the constraint. तो इसका सही उत्तर होगा all are correct. स्पिनिंग रिजर्व, मिनिमम अप टाइम, मिनिमम डाउन टाइम, तो सारे ही सही है, इस वजह से all are correct. नेक्स्ट, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स. अब देखिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो इसमें 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी, पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं. ईटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग एफिशिएंसी, और इसका फॉर्मूला होता है VS अपॉन N इंटू V ऑफ DN. अब देखिए इसमें VS क्या होता है? टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, अपॉन n क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्क. क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्क इनटू VDN, वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट डिस्क. वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट डिस्क, अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क. ठीक है. तो इसमें अगर हमें इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 लेनी है तो क्या होना चाहिए? अगर इसकी वैल्यू हम चाहते हैं 1 हो, तो ये जो ऊपर वाला है VS शुड बी इक्वल टू N इंटू VDN. तो ये कब होगा? जब ये VDN की वैल्यू है, जो वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट डिस्क है, वो सभी डिस्क में सेम हो. जैसे मान लिया हमने 5 डिस्क लगाई हैं. अब देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. मान लिया, चलो 3 डिस्क मान लेते हैं हम. अब इसकी टोटल वोल्टेज हम मान लेते हैं 30 वोल्ट है. एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये टोटल वोल्टेज मान लेते हैं 30 वोल्ट है. ठीक है. तो अब इस एग्जांपल में, अब इन तीनों डिस्क के अक्रॉस अगर 10-10 वोल्ट आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं? 10-10 वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा? अरे तीनों डिस्क के अक्रॉस 10-10 आ जाते हैं, तो 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क 3 इंटू ये आपका 10. तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. और ये इक्वल कब हुए? जब आपकी जो नियरेस्ट डिस्क है उसका वोल्टेज सेम है आपका उसका वोल्टेज सेम है, बाकी डिस्कों के बराबर है. मतलब जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीनों में अगर सेम होता है तो इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, ये इसका सही उत्तर है. ये किस तरह से आया मैंने आपको बताया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं.
critical clearing time of a fault in a power system is related to critical clearing time of a fault in a power system is related to transient stability limit. Next question, fast excitation system of the generator will improve the dynamic stability. Next, the Z matrix of two-port network is given by this. The element Y22 of the corresponding Y matrix. अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हो सॉल्व करना तो मैं आपको बता देता हूं, सॉल्व आप कर लेना। कभी भी आपको किसी भी Z मैट्रिक्स का Y मैट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए ये Y मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 बाय Z, और उसे मैं क्या लिखूंगा, Z ऑफ Z इनवर्स। ठीक है, अब आपको अगर फाइंड आउट करना है Z इनवर्स तो इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ Z मोड Z इंटू एडजॉइंट ऑफ Z। अब देखिए मोड Z अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है। आप इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं y11 है, y12 21 y22 ये जो भी है इनको क्रॉस कर दो, माइनस में 12 इंटू 21 कर दो। ठीक है, वहाँ से मोड मिल जाएगा आपको। इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, y11 में माइनस कर दो, इसमें माइनस कर दो, ये दोनों रिप्लेस करा दो। या एक मिनट, इसमें आई थिंक एडजॉइंट आपको फाइंड आउट, इसमें अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, यहाँ पर जो भी है आपके y1122 इसे आप माइनस कर दो। ठीक है, और ये जो 11 है और 22 है इन्हें इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो एडजॉइंट। तो अब इससे जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगी y22 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1.8। The Y bus matrix is sparse matrix because lines are connected to less number of buses। अब इसमें एक चीज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है? The sparse matrix is the matrix in which 90% of diagonal elements are zero। तो मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल मतलब कि इस तरह से इस रेंज में जो आ रहे हैं उन्हें छोड़ के बाकी जो भी हैं, जो भी इर्द गिर्द हैं, उसमें से 90% एलिमेंट क्या है, 90% ऑफ एलिमेंट क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन पावर सिस्टम नेटवर्क एट विच बस द शंट इज कनेक्टेड दैट कैन बी नोन फ्रॉम वाई बस ऑफ द सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या होगा, वाई बस ऑफ द सिस्टम। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज इंप्रूव्ड बाय, पावर सिस्टम की जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस रिकवर्ड इन, तो ये इकोनोमाइजर में ये क्यों किया जाता है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जो भी हीट होती है, ये फ्लू गैसेस की जो हीट होती है उसे इकोनोमाइजर में हम यूज कर लेते हैं, इससे पानी गर्म करते हैं, उसी गर्म पानी को हम दोबारा यूज करते हैं। उस तरह का सिस्टम रहता है थर्मल पावर प्लांट में। द लाइन करंट इन अ 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड, IR दिया हुआ है, IB दिया हुआ है, IC, जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो जीरो सिक्वेंस करंट कंपोनेंट के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज IR0 इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस IB प्लस IC। ठीक है, इसे IR प्लस IB प्लस IC रख लो, या फिर IR प्लस IY प्लस, इसमें जो दिया हुआ है IR प्लस IB प्लस IC दिया हुआ है, इसलिए हम ये क्या लिखेंगे, IR प्लस IB प्लस I ऑफ C। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 1 प्लस J2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ 23। द सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन विल बी इफ द
लेंथ ऑफ द लाइन इज डबल्ड। तो देखिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की बात की है, तो अगर लेंथ लाइन की आप डबल कर देते हो तो उससे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पर क्या असर पड़ेगा, तो रिमेन सेम SIL, दैट इज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। L जो होता है वो पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ लाइन होता है, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर आई मीन विथ इसकी जो वैल्यू है वो कैसे हम डिफाइन करें, इम्पीडेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। और जो C है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन। तो इसकी जो वैल्यू है ये लाइन की लेंथ पर इतना डिपेंड नहीं कर रही है, देखिए आप, ठीक है। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ बैलेंस्ड 3 फेज साइनोसोइडियल AC सप्लाई बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस, तो इसमें अगर फेज डिफरेंस आता है, इन केस ऑफ बैलेंस्ड 3 फेज साइनोसोइडियल AC सप्लाई बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस आता है, न्यूट्रल वायर इज नॉट रिक्वायर्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रल करंट इज हाई, इफ लोड इज नॉट बैलेंस्ड, तो सभी क्या है करेक्ट है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स यूजिंग नोड वोल्टेज एनालिसिस इन पावर सिस्टम नेटवर्क मॉडलिंग इज यूज्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, KCL इज यूज्ड फॉर पावर सिस्टम मॉडलिंग, ठीक है। द रेटिंग ऑफ गिवन नेम प्लेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंडिकेट्स द एपरेंट पावर, जो भी ट्रांसफॉर्मर के KVA में जो रेटिंग आप देखते हो ना, वो क्या होता है, एपरेंट पावर, क्या होता है, एपरेंट पावर, ठीक है, वो क्या होता है, एपरेंट पावर। The magnitude of sum of two sinusoidal AC voltage equal to the magnitude of each individual voltage. What must be phase difference between voltages? तो phase difference क्या होना चाहिए voltage के, 120 डिग्री, क्या होना चाहिए 120 डिग्री। Power factor correcting element is generally connected in, power factor correcting जो element है वो जनरली क्या होता है, पैरेलल टू द लोड कनेक्ट होते हैं। जो पावर फैक्टर करेक्टिंग एलिमेंट है, जो भी आपका लोड है, सिस्टम का जो भी लोड है, तो मान लिया लोड है, तो इसके क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ये पावर फैक्टर करेक्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, The per unit impedance of 1080 MVA 33 kV generator is 1. The ohmic value of the impedance is. So इसकी ohmic value क्या होगी, ये हमसे पूछी गई है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसकी जो ohmic value है वो यहाँ पर सेम रहेगी, मतलब कि 1 ही रहेगी। Select the wrong statement from the following relation of the power flow analysis. तो देखिए वाई बस इज रिक्वायर्ड फॉर पावर फ्लो एनालिसिस, करेक्ट है। अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड इन FDLF मेथड, करेक्ट है। नंबर ऑफ इटरेशंस इन NR मेथड कैन नॉट बी मोर देन 30, ये भी करेक्ट है। तो मतलब करेक्ट क्या नहीं है, करेक्ट क्या, रोंग स्टेटमेंट कौन सा है, जैकोबियन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, जैकोबियन हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। To find the most accurate values of resistance and inductance of the transmission line, अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस R और L की, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। पावर फैक्टर इन पावर सिस्टम इकोनॉमिकल ऑपरेशन इज मेजर ऑफ लाइन लॉस, किसका मेजर है ये, लाइन लॉस का,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, normally the angle of the transmission line is kept at 45 degree because of transient stability regions। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, which of the following is wrong statement in terms of slack bus? It has finite reactive power generation capability। तो स्लैक बस की जो है फाइनाइट रिएक्टिव पावर जनरेशन कैपेबिलिटी, यहां पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ये होगा, इसकी जो रिएक्टिव पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है वो फाइनाइट नहीं होगी। ठीक है, इसकी जो रिएक्टिव पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है वो ऐसे होती है, द टोटल पावर गोइंग इनटू द बस माइनस टोटल पावर गोइंग आउट ऑफ द बस प्लस ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। ठीक है, तो ये इसका जो है ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड इन स्टेबिलिटी स्टडीज। कहां पर रिक्वायर्ड होती है? स्टेबिलिटी स्टडीज में। Which power plant may take several days to start up and shut down? Base load plants। base load plants, so base load plants कौन कौन से हो सकते हैं? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। बाकी आपके डीजल पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, वो आपके पिक लोड प्लांट्स होते हैं। जब भी कभी अर्जेंसी होती है किसी पावर की या मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाती है, तब ये पावर प्लांट होते हैं, वो अर्जेंट पावर सप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, बिकॉज उनका जो टाइम होता है स्टार्ट करने का और स्विच ऑफ करने का वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, फ्यूल सेल फॉर पावर जनरेशन हैव ड्रॉबैक ऑफ वेरी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट इन कंपैरिजन टू स्टीम प्लांट, द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। तो देखिए, स्टीम प्लांट से इसकी जो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब फिक्स कॉस्ट की यहाँ बात की है तो फिक्स कॉस्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है, फिक्स कॉस्ट में आपके स्टाफ जो आप वहाँ पे हायर कर रहे हो वो भी आता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में आपका प्लांट का जो भी कॉस्ट है जो फिक्स है, जैसे आपने प्लांट अगर कहीं पर कोई ज़मीन होती है उनका भी आपको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपकी खुद की नहीं है तो वो भी फिक्स कॉस्ट में आ गया। तो इस तरह की कॉस्टें जो होती हैं न्यूक्लियर में वो स्टीम से ज़्यादा होती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पता होगा, इसमें जो हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट होता है, यूरेनियम U-238, 235। तो इस तरह का फ्यूल होता है। तो इसकी जो खपत है, इसकी खपत कराने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना ये भी काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व represents energy generated in the period considered। ठीक है, the area under the load duration curve represents energy generated in the period considered। Which of the following is a reason to decouple AVR and LFC loops when there is a shortage of reactive power? ठीक है, तो रीजन क्या है AVR और LFC लूप को डीकपल करने का जब पावर की शॉर्टेज होती है? तो चेंज इन वोल्टेज मैग्नीट्यूड मार्जिनली अफेक्ट्स रियल पावर। तो ये इसका सही उत्तर है। फॉर गिवन ट्रांसफॉर्मर वोल्ट टर्न फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज पर टर्न सेम होता है। क्यों सेम होता है वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, कोई अगर ट्रांसफॉर्मर हम ले रहे हैं, मान लिया एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है अपने पास, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ पे लिया है, ये आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 2 कोर टाइप। अब देखिए, इसमें देखने वाली बात क्या है, यहाँ जो N1 अपन ले रहे हैं और यहाँ जो N2 ले रहे हैं, तो N1 जो है वो N2 से ज़्यादा है। N1 ज़्यादा है तो आपका यहाँ पर जो V1 है और यहाँ जो V2 है, तो V1 भी आपका क्या है? ज़्यादा है। सो इसी वजह से आपका जो इनका रेशियो आता है वोल्ट पर टन V1 अपॉन N1,
इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 होगा। ठीक है, तो इस वजह से वोल्ट पर टर्न जो रेशियो है वो आपका सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है टर्न ज़्यादा है, वोल्टेज कम है टर्न कम है। वोल्टेज कम है अच्छा, तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से ट्रांसफार्मर में पावर हमेशा सेम रहती है, सिर्फ आपके वोल्टेज और करंट हैं वो कम और ज़्यादा होते हैं। पावर सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नो लोड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लेसर देन फुल लोड एफिशिएंसी। स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज एट रेटेड टॉर्क इज देन एट मैक्सिमम टॉर्क। स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर की जो है स्पीड है वो रेटेड टॉर्क पर ज़्यादा होती है, मैक्सिमम टॉर्क पर कम होती है। वो आप इंडक्शन मोटर का एक बार ग्राफ प्रेफर करना है, इसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द मैकेनिकल एंगल इज लेसर देन और इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंगल। जो भी मैकेनिकल एंगल होता है वो या तो लेसर देन होता है या तो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल एंगल से। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैकेनिकल एंगल का जो आपका फॉर्मूला है, थीटा ऑफ मैकेनिकल इज इक्वल टू 2/P थीटा ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब देखिए 2/P हमने रखा है, तो जो पोल्स होते हैं कभी भी 2 से कम नहीं हो सकते किसी भी मशीन में, तो इसी वजह से 2 या तो 2 से ज़्यादा होंगे। अगर 2 होंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा पोल्स हैं तो ये जो मैकेनिकल एंगल है वो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिकल से क्या होगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है। नेक्स्ट पर आते हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन। देखिए मैक्सिमम टॉर्क की बात की है, तब मैक्सिमम टॉर्क में जो स्लिप है वो किस पर डिपेंड करती है। आपको पता होगा, आपने जब भी मशीन सब्जेक्ट आपके कोर्स में है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने ये इक्वेशन जरूर देखा होगा, SM इज इक्वल टू R2 अपॉन X2। ठीक है, तो स्लिप किस पे डिपेंड कर रही है, रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट टॉर्क डेवलप्ड बाय अ 3-phase 5 HP 4-pole इंडक्शन मोटर रन्स एट 1500 RPM। अब आप इस क्वेश्चन में ना फॉर्मूले लगाने मत बैठ जाना, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। कभी भी कोई भी इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड हम कैसे देते हैं, हम कभी भी किसी भी इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है उसकी, जो सिंक्रोनस स्पीड, पहले मैं आपको सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला बता दूं, ये होती है 120 F/P। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या है, क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 दी है ना, 120 3-phase 5 HP 4-pole इंडक्शन मोटर। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं दी है इस क्वेश्चन में, एक बहुत ही बड़ी गलती कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, लेकिन हम यहाँ 50 मान के चलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 50, जब नहीं दी है तो 50 मान के चलेंगे। ठीक है, 50 मानते हैं, इंडिया में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का रूल है वो मान के चलते हैं। पोल कितने दिए हैं, 4 दिए हैं हमको। तो अब देखिए इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आ रही है, यहां क्या दिया हुआ है 1500, लिखा क्या है इन्होंने, इंडक्शन। क्या लिखा है, इंडक्शन। आपको अच्छे से पता है कि इंडक्शन मोटर कभी भी कैन नॉट बी इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस मोटर की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वही ये कहता है कि वो हमेशा द रोटर लैग्स बिहाइंड दी सिंक्रोनस स्पीड। वो लैग करता है तभी वो घूम रही है, अगर वो लैग नहीं करे सिंक्रोनस को, सिमिलर हो जाए तो मोटर घूम ही नहीं सकती।
मतलब कि अगर ये 1500 आरपीएम लिख रहा है और सिंक्रोनस हमें पता है 1500 है, तो इसका जो टॉर्क है वो कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो ये इसका जो 0 है वो आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग मेथड सेव एनर्जी? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सबसे अच्छी मेथड है अगर एनर्जी सेव करनी है तो, ठीक है। फॉर एलिमिनेटिंग सेवंथ हार्मोनिक फ्रॉम जनरेटेड ईएमएफ इन अल्टरनेटर द फ्रैक्शनल पिच मस्ट बी 6/7। इसका जो सही उत्तर है 6/7। वो कैसे आएगा वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो कभी फ्रैक्शनल पिच के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें कौन सा पूछा गया है, फ्रैक्शनल पिच आपको आपको कौन सी सेवंथ हार्मोनिक आपको रिमूव करानी है, तो उसके लिए 6/7। अगर मैं कह दूं थर्ड हार्मोनिक आपको रिमूव करानी है इसमें से, तो आप इस आंसर क्या होना चाहिए 2/3। अगर मैं कह दूं यहां पर आपको फिफ्थ हार्मोनिक रिमूव करानी है, तो इसका आंसर होगा 4/5। ये आप याद रखिए। इसे सॉल्व हम किसी और क्वेश्चन में करेंगे, पूरी थियरी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अ ट्रांसफॉर्मर हैज अ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन इट्स पावर फैक्टर इज, अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो आपका ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वो कैसे होगा, देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन दैट इज IS R cos of phi plus R cos phi plus X sin phi, X of sin phi resistance and reactance upon VS at no load वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जब भी पावर फैक्टर की वैल्यू यहां पर आपकी नेगेटिव होगी तो cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin phi की क्या हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, मतलब कि X sin phi जो फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे, नहीं ये X sin phi, हाँ जी ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इस वजह से इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव। क्या मिलेगी, नेगेटिव, ठीक है, ये मिलेगी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सिंक्रोनस मोटर वी कर्व इज अ ग्राफ ऑफ आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। इसमें कुछ बताना नहीं है, वी कर्व का ग्राफ इसी के बीच होता है, ये फिक्स है। स्ट्रे लॉस इज इक्वल टू मैकेनिकल लॉस एंड आयरन लॉस। स्ट्रे लॉस मतलब कि फिक्स लॉस, किसी भी मशीन में फिक्स लॉस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉसेस। मैकेनिकल लॉस जो विंड लॉस होता है उसमें, ठीक है, आयरन लॉस जो हो रहा है ये फिक्स है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रे लॉस। इन डीसी मोटर बैक ईएमएफ वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम एट, बैक ईएमएफ वैल्यू 1/2 लोड पे मैक्सिमम होती है इन डीसी मोटर। हॉपकिंसन टेस्ट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन 2 identical DC motors. In differential protection scheme, a stabilizing resistance connected to reduce the effect of non-identical CTs. An overcurrent relay of current rating 5 ampere setting 150%. ये क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको इतना इम्पोर्टेंट है कि जहाँ तक मेरा ध्यान है मोस्टली एग्जाम्स में इस पर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, घुमा फिरा के कैसे भी एक क्वेश्चन तो इस पर बन ही जाता है, पूछ ही लेते हैं वो लोग कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इस पर, ठीक है। तो इसका ना आप हमेशा ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इसकी फॉर्मूला एक होती है वो पता होनी चाहिए। ओवर करंट रिले ऑफ दी करंट रेटिंग 5 एम्पियर, इसका जो सेटिंग है 150% है और 200/5 CT रेशियो। देन द रिले टू पिकअप द लाइन करंट रिक्वायर्ड इज, लाइन करंट की वैल्यू आपसे इसमें पूछ ली गई है, ठीक है।
इसमें क्या दिया हुआ है, फोल्ड करंट आपको दिया, इसमें 1 मिनट रिले। तो आपको इसी एग्जाम्पल में 2 तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो PSM, ये फॉर्मूला आप ना अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से छाप लो, क्योंकि इसके बेस पर एक क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। दूसरा ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको, तो अब देखिए इसमें क्या पूछा है, पिकअप करंट क्या होगा। तो देखिए पिकअप करंट पहले तो ये 5 एम्पियर है, रिले सेटिंग 1.5 है, तो ये क्या हो गया 7.5। अब 5 पर जो पिकअप करंट है वो क्या है 7.5 है। तो अब प्राइमरी में क्या होगा, 200 पर कितना होगा, 200 एम्पियर पर कितना होगा। 5 पर अगर 7.5 है तो 200 पर कितना है, तो 7.5 इंटू 200 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया आपका 40 इंटू 7.5, 40 इंटू 7.5 आप कीजिए तो आपको इसका आंसर 300 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 300। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द फॉल्ट अकरिंग इन ट्रांसमिशन एक्चुअली आर मोस्टली, जो भी ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होते हैं उसमें मोस्टली कौन से होते हैं, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होते हैं, वो जो फ्रिक्वेंटली या मोस्टली होते हैं लाइन में। द वैल्यू ऑफ होल्डिंग रेशियो ऑफ रिले इज ऑलवेज लेस देन 1, होल्डिंग रेशियो ऑफ द रिले इज लेस देन 1। What is the surge impedance loading of 400 kV line with surge impedance given as 160 ohms? तो इसमें पूछा है कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग लाइन की 400 kV की कितनी होगी। सर्ज इंपीडेंस आपको कितना दिया गया, सर्ज इंपीडेंस 160 ओम दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा 1000। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो SIL इज इक्वल टू VL होल स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, VL होल स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, मतलब कि आपका ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर फैक्टर ऑफ द आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज इंफिनिटी। द रिले विच इज मोस्ट सेंसिटिव टू पावर स्विंग इज रिएक्टेंस रिले। कौन सी रिले है, रिएक्टेंस। द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस। In case of HVDC transmission, there is no charging current, no skin effect. क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती। HVDC लाइन हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0, मतलब कि चार्जिंग करंट और स्किन इफेक्ट की वैल्यू 0। HVDC ट्रांसमिशन इज प्रिफर्ड और EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्यों होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। The insulation strength of EHV transmission line is mainly governed by switching over voltages. Earth wire on EHV overhead transmission line is provided to protect the line against lightning surge. Shunt compensation in EHV line is resorted to improve voltage profile. Switching surges are short duration transient voltage. During the insulation coordination in the substation, the lowest insulation strength is at transformer. Current chopping phenomenon is related to small inductive current. The breaking capacity of circuit breaker is usually expressed in terms of MVA. क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, ये बहुत ही फेमस प्रोटेक्शन टाइप है, इच फॉर अल्टरनेटर्स, ये ध्यान रखिएगा आप। इन सब स्टेशन फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द लोड करंट, लोड इंटरप्टर स्विचेस आर यूज्ड।
Which of the following is not function of substation batteries? Provide supply to the excitation system. Shunt capacitors in substation, जो शंट कैपेसिटर है सबस्टेशन में, वो क्या करते हैं? लैगिंग VAR सप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? लैगिंग VAR सप्लाई करते हैं. In a given current transformer, if permissible current ratio error rated primary current is 5% of CT suitable for measuring purpose. किसके लिए होता है? Measuring purpose. Which of the following is not true about fuel cells? Need more than 2 electrodes. फ्यूल सेल्स में हमेशा कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 होते हैं. 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोड की वहाँ जरूरत नहीं है. Which of the following cable is extensively used for high tension and low tension work? XLPE केबल का यूज होता है हाई टेंशन और लो टेंशन वर्क के लिए. For selecting low voltage cable, which of the following factors is not important? Short circuit current rating. In rotating electrical machines, the insulation temperature limit for class B type, class B के लिए insulation limit 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. For given kVAR and line voltage, the ratio of star to delta value of capacitor is 3. क्या होगी? 3. Who is the vice president of India? ये हामिद अंसारी. ठीक है, ये उस टाइम 2015 के टाइम की बात है. Which of the following award was not awarded to late डॉक्टर अब्दुल कलाम? वीर चक्र नहीं दिया गया इन्हें. ठीक है, ये बाकी सारे अवार्ड पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया है. सप्लाइंग रेसिडेंशियल एंड अदर, एक मिनट, द ज्योतिग्राम योजना इज पर्टेनिंग टू सप्लाइंग रेसिडेंशियल एंड अदर पावर सेपरेटली. Who is 2012 लंदन ओलंपिक्स ब्रोंज मेडलिस्ट इन बैडमिंटन? साइना. ये उस टाइम की बात है, 2015 की बात है. लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार अदर देन सन रीचेस अर्थ इन 4.2 years. Who was political guru of Netaji? C.R. Das. The president of India must have completed the age of 35 years. अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 35 ईयर हो चुकी, कंप्लीट होनी चाहिए. हु इज द एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल्स मिनिस्टर ऑफ गुजरात? सौरभ पटेल. विच सिटी इज कैपिटल ऑफ मेघालय? शिलोंग. कथकली इज अ फोक डांस प्रिवेलेंट इन विच स्टेट? केरला. द रिसेंट महाकुंभ जो 2015 का है वो नासिक में. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय, अभी ये क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चैटर्जी. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस स्पेशल फीचर? ओनम में, ओनम फेस्टिवल में बोट है जो नाव की रेस का उसमें आयोजन किया जाता है. विच इंडियन हिंदी मूवी रिलीज मोस्ट रिसेंटली? देखिए उस टाइम दृश्यम रिलीज हुई थी. इस तरह के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. यहाँ पर इन क्वेश्चन से आपका कुछ लेना देना है क्योंकि अब 2021 है. अब जो पेपर आएगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ पर आंसर ये नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन ये हो सकता है. ठीक है. व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रैग्मेटिक? तो प्रैग्मेटिक का जो सिमिलर है वो क्या होगा? प्रैक्टिकल. व्हाट इज द एंटोम्स ऑफ एनिग्मा? एनिग्मा का जो विरुद्धार्थी है, अपोजिट, वो अंडरस्टूड. ऑयल इज मोस्टली बाय ट्रक्स इन इंडिया? ट्रांसमिट. आई टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग? तो आई है, आई के साथ हमेशा प्ले आएगा. और यहाँ पर ही होता, सी होता तो प्लेस हो जाता है. क्या हो जाता? प्लेस हो जाता. बेबीज व्हेन दे आर हंग्री क्राई? बेबीज क्राई. देखिए प्लूरल है, एक बेबी नहीं है, एक से ज्यादा है तो क्राई आएगा. अगर एक होती तो क्या? क्राइस. आई एम लुकिंग फॉर, लुकिंग के साथ हमेशा क्या आता है? फॉर आता है. अगर हम ढूंढ रहे हैं तो लुकिंग फॉर का मतलब सर्चिंग. और लुकिंग आफ्टर होता है एक, आफ्टर. आफ्टर का मतलब ध्यान रखना, टेक केयर. ठीक है. लुकिंग आफ्टर का मतलब टेक केयर होता है. ठीक है.
तो ये थे 100 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने आज डिस्कस किए, उन्हें सॉल्व करके आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अब इस वीडियो में कोई भी अगर आपके डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगता है कि डिटेल में थोड़ा जानना है, तो आप हमारे फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फेसबुक का जो आईडी है बहुत सिंपल है, फेसबुक भी स्मॉल रखो यहाँ पर आप, facebook.com/ ये पेज है हमारा, ठीक है, सूरज के क्लासेस। वहाँ पर जो हमारी पोस्ट है वो आप देखिए, उसमें हमारा फेसबुक का एक प्रोफाइल भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी सेम, इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, instagram.com, यहाँ भी सूरज के क्लासेस, ठीक है, सूरज के क्लासेस। जो स्पेलिंग है वो सेम रखा है हमने, जो इस चैनल का नाम है सेम वही स्पेलिंग है, बस कोई स्पेस नहीं देना है आपको। तो इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक पर हैं, इसके अलावा ट्विटर पर भी हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ये जो पेपर आज हमने पूरा डिस्कस किया है, इसका सॉल्यूशन और जो भी मैंने यहाँ कमेंट किए, जो भी बताया है, सारी इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ आप सर्च कीजिए सूरज के क्लासेस, लिखना, क्या लिखना, सूरज के क्लासेस, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ये सारी लिंक्स, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक ब्लॉग भी है, ब्लॉग की भी लिंक नीचे मिल जाएगी। तो आप जैसे भी कनेक्ट होना चाहें, आप जो भी यूज करते हो वहाँ से हमसे कनेक्ट होइए। आपके डाउट्स, आपकी कैरियर के रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप हमें पूछिए, हम पूरी मदद करेंगे, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो सके। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारा टारगेट ये है कि जेटको के अब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास आते हैं हम वो सारे सॉल्व करेंगे 1 by 1। ये एक सॉल्व हो गया, अभी आई थिंक हमारे पास 3-4 पेपर्स और पड़े हुए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए सूरज की क्लासेस, और अपनी तैयारी है उसे और बेटर बनाइए, बेहतर बनाइए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनमें ये चैनल को शेयर कीजिए, इसके वीडियो शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम और ज़्यादा अच्छे से आपके सामने कंटेंट को रख पाएंगे और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ला पाएंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।